बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से हमारा आज का जो सेशन है ये लाइव होना था, लेकिन इस वक्त भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, तो स्टूडेंट वहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट जिनके यहाँ अब तक लाइट नहीं है, जिनके इलाकों में, वो भी इसको बआसानी देख सकें और कल के पेपर में से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इस वजह से ये मैं लाइव नहीं उठा रहा हूँ, मैं बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अपलोड कर रहा हूँ, आपके पास लिंक आ चुका है। अच्छा जी, सबसे पहले कल हमारा उर्दू का पेपर है, फर्स्ट ईयर उर्दू का। तो सबसे पहले उसका पैटर्न देख लेते हैं कि उसका पैटर्न किस हिसाब से आएगा। हाँ जी, ये हमारा बोर्ड का न्यू पैटर्न है। वैसे इससे पहले हमारा जो पैटर्न आया था उर्दू के हवाले से, आप जानते हैं कि उर्दू की पूरी बुक हमारी चेंज हुई थी। उसका एक पैटर्न हमारे पास आया था और उस पैटर्न में उसके बाद फिर चेंजिंग की गई, और वो चेंजिंग क्या है वो ज़रा गौर से देखिएगा। अब हमारे पास 40% एमसीक्यूज़ आने हैं। मेरे पास मेरा माउस थोड़ा मसला कर रही है। 40% एमसीक्यूज़ हैं, 40% शॉर्ट क्वेश्चन है और इसी के नीचे 20% हमारे पास 20% हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये 40% एमसीक्यूज ये तो समझ आ गया। अब 40% जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये किस तरह से आएंगे, इसमें जरा गौर से देखिएगा। इसी बुनियादों पे मेरा जो गेस्ट पेपर है वो भी इन्हीं बुनियादों पे बना हुआ है। मैं जरा सा इसको और अप कर देता हूँ। जी देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो पहला सवाल है वो अशार की तशरीह है। इसके बाद इक्तबास की तशरीह है। इसके बाद बन का मरकजी ख्याल, बन की तशरीह या फिर नज़म का मरकजी ख्याल है। और आखिरी हमारे पास सबक का खुलासा है। यही 4 सवाल मेरे गेस्ट पेपर में भी मौजूद हैं। और जो हिस्सा जीम है उसको भी देख लेते हैं, ये मैं बता के फिर आपको अपने गेस्ट पेपर पे लेके जा रहा हूँ। तो ये देख लें, 20% जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 20% हमारे पास ये वाला हिस्सा भी है, सिर्फ 20%। इसमें से शायर या नसर निगार दोनों में से किसी एक पे, किसी एक शायर या किसी एक नसर निगार की तर्ज तहरीर पे तबसरा करना है। ये हमारे पास, ये हमारी इस दफा के पेपर की स्कीम है। अब हम चलते हैं, ये है गेस्ट पेपर्स। अच्छा, जिन गेस्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आप लोगों ने अक्सर ने सॉल्व कर लिए होंगे, अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो आपको इन एमसीक्यूज में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई होगी। और ये एमसीक्यूज जो हैं ये वो एमसीक्यूज हैं जिनके आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। अच्छा भाई, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये जो एमसीक्यूज हैं क्या यही वाले आएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें खुद अंदाजा नहीं होता कि कौन से एमसीक्यूज आने हैं। हम जस्ट अपने एक आइडिया पेश करते हैं। और गेस्ट पेपर का मतलब ही ये होता है कि हम अपना एक अंदाजा बयान कर रहे होते हैं कि हो सकता है ये आ जाए। जो मैंने आपके पास लिखे हैं ये वो हैं जिनका ताल्लुक आपके कोर्स से, आपकी बुक से डायरेक्ट है, वो हैं। लेकिन सिर्फ ये इनफ नहीं होंगे। मैं आपको इसके बाद एक और गेस्ट पेपर पे भी लेके चल रहा हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली गेस्ट पेपर के हवाले से ही है, लेकिन साथ साथ आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी बताता जा रहा हूँ ताकि आप ज्यादा बेहतर तौर पे इन चीजों को समझ लें। तो ये 40 एमसीक्यूज, ये गेस्ट पेपर आपके पास मौजूद है। अगर नहीं भी मौजूद तो इस वक्त आप इसके पीछे जो, मैं जो थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, आप ये जो इस वक्त नंबर देख रहे हैं, ये वाला जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं इस वक्त वाटर मार्क में, आप इस पे मैसेज करके ये गेस्ट पेपर हासिल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 40 एमसीक्यूज के बाद, जहां ये 40 एमसीक्यूज हमारे खत्म हो रहे हैं, इसके बाद दूसरे एमसीक्यूज पे भी आ रहा हूँ। इसके बाद हिस्सा बे में ये देखें, हमारे पास वही आ गया सवाल अशार की तशरीह। मैंने उसी पैटर्न पे ये वाला गेस्ट पेपर अपना बनाया हुआ है। अशार की तशरीह, इन अशार को आपने पहचानना है। अच्छा जी, इन अशार को पहचानने का मैंने एक तरीका भी आप लोगों को बता दिया था, वो यकीनी तौर पे आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं भी याद तो इस सेशन के बाद मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उसको बना के दिखा भी दूं, इस सेशन के दौरान ही, बल्कि गेस्ट पेपर वगैरह हो जाए उसके बाद बना के दिखा भी दूं। अच्छा जी, तो यहाँ तक, बल्कि मेरा ख्याल है मैं साथ साथ उसको बना के दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूं ताकि और बेहतर तौर पे ये मैं ओपन करके दिखा सकूं। अब तो आपके पास खैर इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप वो सारी चीजों को मुकम्मल तौर पे कर सकें, लेकिन एक सरसरी सा आइडिया आपको दे देता हूँ। एमएस वर्ड को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं तो उर्दू में टाइप कर लेता हूँ, आप लोगों बस देख लें, यहाँ से एक आइडिया ले लें। आपने एक चार्ट बना लेना है अपने पास।
اور वो जो चार्ट होगा वो कुछ, मेरा माउस थोड़ा सा इशू कर रहा है, इस वजह से मुझे जरा दिक्कत आ रही है। चार्ट आपने कुछ इस तरह का बना लेना है, इतना मेरे ख्याल से काफी है। ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। मैं तो खैर आपको बताने के लिए यहाँ पर इस तरह से बना रहा हूँ, लेकिन आप ड्रॉ करेंगे। माउस वैसे सही था, बस आज ही मसला करना शुरू किया। चले खैर, मैं बता रहा हूँ। शायर का नाम, फ़ॉन्ट जरा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि और बेहतर आपको नजर आए। गजल, गजल एक, और ये गजल दो। अब आपने इस तरह का जो चार्ट बनाना है, इस चार्ट में आपने करना क्या है, ये रहा, बड़ा हो गया। आपने ये जो चार्ट बनाना है, इसमें आपने करना ये है कि आपको पता होगा हर शेर का, हर शेर की जब हम बात करते हैं तो हर शेर के हमारे पास, जब हम उसके अशार को देखते हैं तो उसके अशार में, ये रहा गजल नंबर एक, गजल नंबर, अब नजर आ रहा है। हर शायर के शेर के आखिरी में कॉमन वर्ड्स होते हैं, एक जैसे अल्फाज होते हैं। मेरे पास इस वक्त बुक ये रही, बुक ये रही। इस बुक में हम पहला कोई भी शायर निकाल लेते हैं। मेरे पास वही गाइड बुक है जो आप लोगों के पास है। मिसाल के तौर पे हमने ख्वाजा मीर दर्द की गजल निकाल लेते हैं। पेज नंबर 175 पर है मेरे पास इसमें। जी, ख्वाजा मीर दर्द की हमारे पास पहली गजल आ चुकी है। पेज नंबर 178 पे इसका पहला शेर लिखा हुआ है। आपके पास दूसरी बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शायर कह रहा है, मकदूर हमें कब तेरे वस की रकम का, हक्का के खुदावंद है तू लोहो कलम का। दूसरा शेर की दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, पहली लाइन नहीं पढ़ा, सिर्फ दूसरी। क्या ताब गुजर होए ताकुल के कदम का। तीसरे शेर की दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। आबाद है तुझी से तो गर्दीन और हरम का, और दिल में भरोसा है तो तेरे करम का। तो मतलब अगर मैं ख्वाजा ख्वाजा मीर दर्द की बात करूं तो मैं इनका यहाँ पर अगर का लिख दूं तो इनकी पहली गजल का हर जो शेर है वो का पे खत्म हो रहा है। और इनकी दूसरी गजल में, अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके, इसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। यानी अगर दूसरे में अगर मैं ये लिख दूं सके, तो मतलब अब मैं गजल को पहचानने की हालत में आ चुका हूँ। हमारे पास वहां पे जो गजलें आएंगी, अब जरा एक इतना ही फिलहाल अभी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी मकसद हमारा समझना आता। तो मैं इस बुक को साइड पे रख रहा हूँ। इन दो लफ्जों को देख लो, का और सके, इन दो लफ्जों को देख लो, फिर हम एक दफा गेस्ट पेपर पे आ रहे हैं। यहां से मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर हम गेस्ट पेपर पे आ रहे हैं। जी, जरा गौर करना यहाँ पे। ये रहा सके, ये रहा का, ये वो चीज हैं जिनसे आप अशार को पहचान सकते हो। और आपके पास 5 शेर आएंगे जिनमें से आपने सिर्फ दो की तशरीह करनी है, और दो को हमने बड़ी आसानी से पहचाना। अगर आप शुरू के 4 शायरों के बारे में भी ये एक चार्ट बना लो तो आपका ये वाला हिस्सा इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इसमें से क्या क्या लिखना है ये मैं ऑलरेडी मैंने बताया था, एक दफा फिर बता देता हूँ। यहाँ पर आपने शायर का हवाला लिखना है और आपने तशरीह लिखनी है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैंने भी क्लास में बताया था कि आप यहाँ पे जो इनकी फनी खूबी है, फनी मुहासिन है, वो भी लिखोगे। लेकिन बेटा ये सारी चीजें सिर्फ उस वक्त लिखना जब आपके पास टाइम हो। अगर टाइम ना हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ शायर का हवाला लिखना है और तशरीह लिखनी है, दो चीजों के नंबर हैं आप। इसके बाद जरा सा और नीचे आते हैं। ये देखें, इक्तबास की तशरीह है। इक्तबास की तशरीह, दिए गए दो इक्तबास में से कोई भी एक की तशरीह करनी। और वो जो एक की तशरीह करनी है उसमें जरा गौर से देखिएगा
मुसन्निफ के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ करनी है, सबक और मुसन्निफ दोनों का। यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक आपने पहचानना है। अच्छा, इसको पहचानने का तरीकाकार क्या है? आपको गेस्ट पेपर में देखें कुछ चैप्टर्स दिए गए, ये देखें, ये रहे, ये कुछ चैप्टर्स आपको दिए गए। आपने इन चैप्टर को एक एक दो दो बार अगर पढ़ लिया तो इनके मुश्किल अल्फाजों को अपने पास लिख लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो लफ्ज हैं ये मुश्किल अल्फाजों में से ही आए हुए इन पैराग्राफ में से। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे वतनी भाई, यकीनी तौर पे आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप इस लफ्ज को पढ़ोगे, आप इस पर गौर करोगे। इसी तरह रूहानी भाई, आप चैप्टर पढ़ के देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। मिसल भाइयों, ये भी ऐसा लफ्ज है। इसी तरह यहाँ पर अमर जरूरी को लिया, ये है। इसी तरह 3.5 शितरें वैसी भी मैंने लिखवा दी, नमाज कजा। इस तरह के ऐसे लफ्ज जो कि यूनिक हो, आप उनको अगर चैप्टर से लिख लेते हो आप इजीली इन पैराग्राफ्स को भी पहचान सकते हो और इसकी भी तशरीह हो सकती है। देन इसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको किसी एक जुज को, यानी बंद बंद भी हो सकता है, मुखम्मस भी हो सकता है, मुसद्दस भी हो सकता है, उसको पहचानने और उसकी तशरीह करनी है। लेकिन मैं आपको ये ना करने का रिकमेंड करूंगा, बल्कि इसकी जगह आप इसके बाद या करके जो सवाल आया हुआ है, यानी नज़म का मरकजी ख्याल, वो करें। उसके लिए ये 5 नज़में बहुत हैं, और उन 5 में से भी अगर कम करना चाहें तो शुरू की 4 बहुत हैं। ये गेस्ट पेपर ऑलरेडी आप लोगों को दिया जा चुका है। इसके बाद सबक का खुलासा आपने करना है। सबक का खुलासा याद लाजमी आप लोगों ने करना है, और ये जो 5 चैप्टर नीचे लिखे हुए हैं, इन 5 चैप्टर में से 5 को कर लो। अगर नहीं याद हो रहे तो शुरू के 4 काफी। लेकिन अगर इन केस आप पेपर दे रहे हो और पेपर में अगर आप ये देखते हो कि ये जो नीचे सवालात मौजूद हैं, अगर इन सवालात में से आपको 2 सवालों के जवाब, 5 के जवाब आ रहे हैं, तो आपने फौरी तौर पे उन 5 सवालों के जवाब लिखने, जो कि 2-2 3-3 लाइन पे बेस होंगे। इससे आपका टाइम बचेगा। अगर नहीं आ रहे तो फिर आपने लाजमी तौर पे खुलासा करना है। और इसके बाद हिस्सा जीम में वही, इनमें से कोई भी एक राइटर या शायर में से किसी भी एक की आपने कलाम की खुसूसियात बयान करनी है या फिर मजमून लिखना है। ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के इतने काफी हैं कि इतने में हो जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, इतने में नहीं होगा। तो ये रहे एमसीक्यूज। ये तकरीबन मैंने 250 से ज्यादा मौजूद है मेरे पास, मैंने इसी किताब से निकाले। इसी किताब से निकाले। अगर आपके पास ये किताब है तो आप इस किताब में देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको देख सकते हैं। ये फाइल भी आपको भेजी जा सकती है, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ एक एक करके, और उसको गौर से सुनते जाएं ताकि ये चीजें याद भी होती जाए। अच्छा, इसमें एक आसानी ये भी है कि इसमें सारे एक राइटर के बारे में जितने एमसीक्यूज है वो सब एक साथ ही बयान कर दिए हैं, जिससे हमें इसको पहचानने में, इसको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहला हमारे जो सबक है कौमी इत्तफाक के मुसन्निफ यानी राइटर हैं सर सैयद अहमद खान। सबक कौमी इत्तफाक जो है, ये सर सैयद अहमद खान राइटर तो हैं, लेकिन सर सैयद की किस किताब से लिया गया है, तो इसका जवाब है मकालाते सर सैयद। मकालाते सर सैयद से लिया गया। अच्छा जी, इसके बाद सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद को किस नसर निगार को उर्दू का मौरिस आला कहा जाता है? अच्छा जी, मौरिस आला का मतलब होता है कि उर्दू जबान को रिवाइव। सर सैयद की खुसूसियत यह है कि उन्होंने उर्दू जबान को एक नया रूप दिया, क्योंकि सर सैयद से पहले उर्दू जबान में बहुत ज्यादा गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। सर सैयद ने उसके अंदर एक चेंजिंग ये की कि सर सैयद ने उर्दू में ही अंग्रेजी अल्फाजों को शामिल करके बोलना भी शुरू किया है, और उर्दू को आसान कर दिया ताकि लोग समझ सकें। तो सर सैयद अहमद खान को मौरिस आला भी कहा जाता है, और जदीद उर्दू नसर का बानी भी कहा जाता है। गौर से सुनना, मौरिस आला भी कहते हैं और जदीद उर्दू नसर का बानी भी कहते हैं। क्योंकि देखो अगला एमसीक्यू यही है, किस नसर निगार को जदीद उर्दू अदब का बानी और मौरिस आला कहा जाता है? ऑफकोर्स सर सैयद अहमद खान। अच्छा जी, उर्दू अदब के किस नसर निगार को अजीम मुसल्लह कौम यानी जिसने कौम को लड़ने के लिए तैयार किया, वो सर सैयद अहमद खान है। और सर सैयद के बारे में एक बात और याद रखना, मुसलमानों के लिए सबसे पहले कौम का लफ्ज भी सर सैयद ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सबसे पहले कौम का लफ्ज भी सर सैयद ने ही इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, इसके बाद आसारुल नसादीद किसकी किताब है? ये भी सर सैयद की किताब है। रिसाला तहजीबुल इखलाक किसने जारी किया है? वो भी सर सैयद ने जारी किया है। इसी तरह सर सैयद इस मगरबी मुसन्निफ से मुतासिर थे, एडिसन एंड स्ट्रेल, इन दोनों से मुतासिर। इसके तो खैर आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी तो आपने देख जरूर लिया है।
इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज कायम किया, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद का मशहूर लकब है, हमने जो चीज ऊपर पढ़ी यहाँ पे उसी को कन्वर्ट कर रहा है। हमने पढ़ा था उर्दू का मौरिस आला और जदीद उर्दू नसर का बानी सर सैयद को कहते हैं। अब यहाँ पे उसी को लकब के तौर पे पूछ रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे सर सैयद अहमद खान के एमसीक्यूज खत्म हो गए। अब जो आ रहे हैं वो हमारे दूसरा जो चैप्टर है ज़बान गोया, उसके स्टार्ट हुए। सबक ज़बान गोया के तख्लीककार हैं यानी लिखने वाले हैं अल्ताफ हुसैन हाली। ज़बान गोया हाली की किस किताब से ली गई है, जरा गौर से देखिएगा। कुलियात हाली हिस्सा नसर, ये भी हो सकता है, और यहाँ पे लिखा है कुलियात हाली नसर, ये भी हो सकता है। कुलियात हाली नसर जिल्द अव्वल, ये भी हो सकता है। तीनों का मतलब एक, लेकिन ये मकालात हाली नहीं, ये मकालात सर सैयद की थी। जो हाली की है ये कुलियात, हाँ कुलियात है। हाली ने मजमून ज़बान गोया में इस बुलबुल हजार दास्तां कहा है किसको, जबान को। जबान एक ऐसी चीज है जो कि हजार तरह की दास्तानें कहती है, किसी को दोस्त और किसी को दुश्मन बना देती है। इस वजह से अल्ताफ हुसैन हाली की वजह शोहरत है कौमी शायरी। ये बैक वक्त बेमिसाल अदीब, अदीब यानी राइटर, सवाहनिगार यानी बायोग्राफी लिखने वाले, मौखिक यानी रिसर्चर, रिसर्चर नाकिद यानी जो तनकीद करते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहा जाता है। और शायर यानी एक ही वक्त में आप राइटर भी हैं, आप शायर भी हैं, आप रिसर्चर भी हैं। ये सारा कौन है जो इतने सारे काम कर रहा है, वो सर सैयद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अच्छा जी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इनके दबिस्तान से ताल्लुक रखते थे। दबिस्तान यानी इनके स्कूल ऑफ थॉट, इनके मेंटलिटी से ताल्लुक रखते थे, तो वो है सर सैयद अहमद खान। इनको उर्दू अदब का पहला बाकायदा तनकीद निगार तस्लीम किया जाता है। हमने पढ़ा था ना, नाकिद यानी तनकीद, तनकीद करने वाले, तो वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सर सैयद अहमद खान ने एक मौके पे कहा था, अगर खुदा मुझसे कयामत के दिन पूछेगा तुमने क्या दुनिया में क्या किया, तो मैं जवाब दूंगा मैंने इनसे मुसद्दस लिखवाई, हाली से मुसद्दस लिखवाई, जो कि बहुत मशहूर है, जिसको मुसद्दस हाली भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम मद्दो जज़े इस्लाम भी। ये रहा, देखें अगला एमसीक्यू यही पूछ लिया हमसे। अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर नज्म मुसद्दस हाली का दूसरा नाम, तो उसका नाम है मद्दो जज़े इस्लाम, यानी इस्लाम का उतार चढ़ाव। उर्दू जबान के पहले कौमी शायर का दर्जा इनको हासिल है, अल्ताफ हुसैन हाली को हासिल है। उर्दू जबान में सवाह निगारी यानी बायोग्राफी की इब्तदा इन्होंने की, अल्ताफ हुसैन हाली ने। मुकदमा शेर व शायरी, ये भी इनकी बहुत मशहूर किताब है। मुकदमा शेर व शायरी इनकी मशहूर तसनीफ है, अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू का पहला नाकिद, अगेन ये रिपीट हुआ है, नाकिद इन्हें कहा जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली को। अल्ताफ हुसैन हाली पैदा हुए पानीपत पे, सर सैयद दिल्ली में, ये पानीपत पे। लाहौर में हाली कहाँ मुलाजिम हुए, पंजाब बुक डिपो में। अल्ताफ हुसैन हाली ने हयात जावेद किसकी जिंदगी पे लिखी, सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पे लिखी। किताब हयात जावेद इनकी तहरीर करता है, जरा गौर से करती है सुनना। हयात जावेद किसके लिए लिखी, अल्ताफ हुसैन हाली ने किसके लिए लिखी, सर सैयद के लिए। और अब पूछ रहा है हयात जावेद किताब जो है वो किसने लिखी है, तो वो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। अच्छा जी, सबक फाके का रोजा, हमारा जबान गोया भी एंड हो गया, अब तीसरा चैप्टर है। सबक फाके के रोजा के मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन निजामी, और ये इनकी किस तसनीफ से लिया गया, किस किताब से लिया गया है, तो उसका नाम है बेगमात के आंसू। अच्छा जी, इसमें शहजादे को ज़कात कितनी मिली थी, 5 रुपए। पूरी स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तो ये सारी चीजें पता होंगी आपको, मैं फिर भी इसको, क्योंकि मैं डिटेल इसकी नहीं बता सकता अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मुसव्विर फितरत, मुसव्विर कहते हैं ड्रॉ करने वाले को, बनाने वाले को। एक्चुअली जो पेंटर वगैरह होता है ना, उसको मुसव्विर कहा जाता है यूजुअली। मुसव्विर फितरत यानी अपनी अपनी तहरीर में पूरी फितरत, पूरी नेचर एक बताने वाला, कुदरत के मनाजिर बयान करने वाला ख्वाजा हसन निजामी को कहा जाता है। अली हसन इस मशहूर अदीब का नाम है, ख्वाजा हसन निजामी का असल नाम। गौर से सुनना, ख्वाजा हसन निजामी का असल नाम है अली हसन। जंग आज़ादी के वाकयात पर नसर निगारी में ये ज्यादा मशहूर हुए, ख्वाजा हसन निजामी। मशहूर अफसाना शहजादी की बप्ता और मच्छर का ऐलान जंग इन्होंने तहरीर किया, ख्वाजा हसन निजामी ने। यहां तक हमारा ये वाला इस चैप्टर के भी खत्म हो गए। अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है।
सबक तख्लीक कायनात तहरीर करने वाले अदीब का नाम है आफ्ताब हसन। साइंस हमारे लिए किसकी तसनीफ है? ये किताब का नाम। साइंस हमारे लिए ये किताब का नाम है, और ये किसकी तहरीर करता है? ये भी आफ्ताब हसन की है, और इसमें से हमारे पास वो चैप्टर आया। सबक तख्लीक कायनात में किस मशहूर सयाह का जिक्र है? मार्को पोलो का। तख्लीक कायनात में किस मशहूर मौर्रिख का जिक्र है? मेरे पास थोड़ा सा ये बिलर आ रहा है, हेड्रोस है ऐसा कुछ नाम है, मेरे पास थोड़ा सा बिलर है। अच्छा जी, सबक तख्लीक कायनात में किस नबी का तस्करा आया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। इरावी नदी किस मुल्क में है? बर्मा में है। पेट्रोलियम इन दो अज्जा का मुरक्कब है, यानी इन दो चीजों से मिलके बनती है, कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, अभी अभी हमने ये नहीं देखना है कि सही है या गलत है, बस बुक में ये जवाब लिखा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के किस मुकाम पे कुदरती गैस दरियाफ्त हुई? सुई के मुकाम पे। ये चैप्टर भी यहाँ पे वाइंड अप हुआ। अगले चैप्टर का एमसी, कुछ सबक सबक कुछ जरिया तालीम के बाब से मैं तहरीर करने वाले मुसन्निफ का नाम है, यानी किस राइटर का लिखा हुआ है? ये डॉक्टर अबुल सिद्दीकी का लिखा हुआ है। डॉक्टर अबुल सिद्दीकी उर्दू जबान के बहुत मशहूर राइटर हैं, और मेरे पास उर्दू एडवांस की किताबें मौजूद हैं जो कि इनकी तहरीर करता है। शायद मैंने इसी हिस्से में शायद नीचे कहीं रख दी है, वो इन्हीं की तहरीर करदा होती हैं, और जदीद उर्दू के जो किताबें उनमें बहुत सारी किताबें मशहूर इनकी। लखनऊ का दबिस्तानी शायरी इनकी मशहूर तसनीफ है, डॉक्टर अबुल सिद्दीकी। आज का उर्दू अदब और 20वीं सदी का उर्दू अदब किताब का नाम है, किसकी तहरीर करता है? डॉक्टर अबुल सिद्दीकी। उर्दू की तरक्की में सबसे पहले इन्होंने हिस्सा लिया सूफिया इकराम ने या उलमा अज़ाम ने? उलमा अज़ाम यानी उलमा इकराम। अच्छा, अब इसके बाद अब और आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद इलियास खान यूसुफ जई का असल नाम इलियास अशकी है। सिंधी शायरी का उर्दू तर्जुमा, ये हमारे पास चैप्टर है। इनका मजमून है, इलियास अशकी का मजमून है। और सिंधी जबान का उर्दू तर्जुमा का सिलसिला इनके कलाम से हुआ, यानी किस मशहूर शायर के कलाम से हुआ? तो वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के रिसाले का अवलीन फारसी तर्जुमा किया मौलवी हिदायतुल्लाह ने। अंग्रेजी किताब शाह लतीफ और भिट के मुसन्निफ हैं डॉक्टर सोडले। शाह लतीफ के कलाम का सबसे उम्दा अंग्रेजी तर्जुमा इन्होंने किया मिसेस एल्सा काजी। शाह मोहम्मद जमान के कलाम का फारसी तर्जुमा इन्होंने किया नियाज हुमायूं हुमायूनी ने। और सिंधी शायरी के मुंतखब नज़मों का तर्जुमा मौज मौज मेहरान के नाम से इन्होंने किया इलियास अशकी। यहाँ तक हमारे ये चैप्टर हो गए। अगला चैप्टर है, ये चैप्टर क्योंकि हमने इसके खुलासे भी पढ़े, तो ये चैप्टर हमें ज्यादा बेहतर याद हो। सबक जेवर का डब्बा लिखने वाले अदीब अदीब यानी राइटर का नाम मुंशी प्रेमचंद। उर्दू के पहले अफसाना निगार कहलाते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। ये थोड़ा सा मिटा हुआ है। सोजोजन, जेवरात, वारदात, आखिरी तोहफा, फिरदौस ख्याल इनके अफसाने हैं मुंशी प्रेमचंद। जेवर का डब्बा मुंशी प्रेमचंद के किस मजमुए से माखूज है, यानी किस उनके कलेक्शन से लिया गया है? तो इसका जवाब है मुंशी प्रेमचंद के नुमाया अफसाने। अफसाना जेवर का डब्बा का मरकजी किरदार है चंद्र प्रकाश। अफसाना जेवर का डब्बा में चंद्र प्रकाश की बीवी का नाम चंपा। चंद्र प्रकाश, चंपा और वीरेंद्र इस अफसाने के किरदार हैं जेवर का डब्बा। अफसाना जेवर का डब्बा में चंद्र प्रकाश को ठाकुर साहब के यहाँ मुलाजमत मिली, कितने में? 30 रुपए माहवार। माहवार का मतलब होता है मंथली। अच्छा जी, ये चैप्टर भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगला चैप्टर, मोहम्मद अहमद नदीम कासमी का असल नाम पीरजादा अहमद शाह। सबक बाबा नूर में इस मशहूर अदीब सबक बाबा नूर इस मशहूर अदीब ने तहरीर किया है अहमद नदीम कासमी ने। नज़म सॉरी सबक बाबा नूर अफसाना अहमद नदीम कासमी की कौन सी किताब से माखूज है? किताब का नाम है बाज़ार हयात। ये सारी चीजें आपके पास स्क्रीन पे लिखी हुई भी आ रही। बाबा नूर का बेटा कहाँ मारा गया?
बर्मा में, किस तरह? जंग के दौरान। कपास का फूल, और ये किसी राइटर के बारे में है, लेकिन अब ये चैप्टर से जरा हटकर। कपास का फूल, सैलाब, बगोले, तुलुआ गुरूब, ये किताबों के नाम है। किनकी किताब है? अहमद नदीम कासमी की। मौलवी कुदरतुल्लाह इस अफसाने का किरदार, याद होगा, बच्चों को भगाया था मौलवी कुदरतुल्लाह ने। किसमें था? बाबा नूर में था। आबे हयात, नया चैप्टर। आबे हयात किसका अफसाना है? गुलाम रब्बानी आगरो। अगर आपको याद हो, ये सिंधी अफसाना था जिसका उर्दू तर्जुमा हुआ। आबे हयात का तर्जुमा इन्होंने किया, नाहिद अख्तर सुमरो ने। आबे हयात किस जबान का अफसाना है? अभी हमारी बात हुई सिंधी जबान का। सिंध के एक शहजादे का नाम था मेहरान। ये बादशाह अपने वजीरों खिजर और इलियास के साथ आबे हयात की तलाश में निकला। सिकंदर आया था। गुलाम रब्बानी आगरों के अफसानवी मुजस्मे का नाम है आबे हयात। ड्रामा किस जबान का लफ्ज है? यूनानी जबान का लफ्ज है। उर्दू का पहला ड्रामा है इंदर सभा। आगा अशर काश्मीरी का ड्रामा निसाब में शामिल है कौन सा? मैदान जंग। ये हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहलाते हैं आगा अशर काश्मीरी। ड्रामा मैदान जंग माखूज है, माखूज यानी लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा एक सीरियल है जिसका नाम है रुस्तम और सोहराब, उससे लिया गया। ये मैंने क्लास के दौरान भी बताया था। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा निसाब में शामिल है बेगम की बिल्ली। अगेन चैप्टर चेंज हो रहा है। ड्रामा बेगम की बिल्ली माखूज है इम्तियाज अली ताज के यकबाबी ड्रामे। यकबाबी यानी वन प्ले। मैंने आपको बताया था यकबाबी और कसीर बाबी होते हैं, दो तरह के ड्रामे होते हैं। सैयद इम्तियाज अली ताज किस शहर में पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। सैयद इम्तियाज अली ताज की वालदा का नाम था मोहम्मदी बेगम। सैयद इम्तियाज अली ताज के वालिदैन औरत के लिए कौन सा रिसाला निकालते थे? तहजीबुन नस्वां। सर सैयद का तहजीबुल इखलाक ही, ये तहजीबुन नस्वां है। नस्वां औरत को कहते हैं, तो इससे याद रखिएगा। मशहूर ड्रामा अनारकली किसकी तसनीफ है, यानी किसका लिखा हुआ है? इम्तियाज अली ताज का। सैयद इम्तियाज अली ताज ने उर्दू अदब के लिए कौन सा मशहूर मज़ाहिया किरदार तख्लीक किया? चाचा छक्कन का। उर्दू का पहला सफरनामा, सफरनामे का नाम क्लियर नहीं है, अजाइबात फरहंग है गालिब। किसका लिखा हुआ है? यूसुफ खान कंबलपोश। सबक थर की नादिया कमांची के अदीब हैं मुस्तंसर हुसैन तारड़। अगेन चेंज हो रहा है चैप्टर हमारा। उंदुलुस में अजनबी, अजनबी निकले तेरी तलाश में जैसे सफरनामे हैं मुस्तंसर हुसैन तारड़ के। बहाव और शहपर नॉवेल है मुस्तंसर हुसैन तारड़ के। ये नाम इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अगरचे पढ़ा हुआ याद ना रहे, लेकिन मेरे अल्फाज जरूर याद है। अच्छा जी, और मुस्तंसर हुसैन तारड़ सफर सिंध के और सिंध बहता रहा कि कौन से सबक से है? तरकी नादिया कमांची के जो हमारा चैप्टर है वो इससे लिया गया, इस पूरे हिस्से से। अच्छा जी, इसकी तरह नंगर पारकर वाक़िय है, थर पारकर में थर में वाक़िय है। उलुल चट्टान कहाँ कहाँ वाक़िय है, जिसका कहा था कि उसी की चट्टान की तरह लग रही है, वो ऑस्ट्रेलिया में वाक़िय है। नादिया कमांची का ताल्लुक था रोमानिया, जो ओरिजिनल नादिया कमांची, चैप्टर के एंड में जिक्र है रोमानिया से। इथोपिया से किस एथलीस्ट का जिक्र है? बेकला। और रोम के जो ओलंपिक थी उसमें हिस्सा लिया था। चैप्टर एंड हो रहा है। अगला चैप्टर सबक मलका बिल्किस का महल तहरीर करदा है कमर अली अब्बासी का। और ये जो मजमून है किसका लिखा हुआ है? नीचे नाम फिर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो मेरे पास चैप्टर्स हैं टोटल, ये जो सॉरी एमसीक्यूज हैं, इन एमसीक्यूज की तादाद है लगभग 271। तो तमाम तर तो बताना खैर मुमकिन नहीं होगा। ये मैंने आपको स्टार्ट वाले कुछ बता दिए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लिप ज्यादा बड़ी होती जा रही है, और ये क्लिप जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतने ज्यादा देखने में प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा कुछ स्किप भी कर रहा हूँ, और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा हूँ ताकि कुछ और भी बता सकूं।
ये तो वही जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं जिनके खुलासे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहीं से, और मुझे यकीन है आप एक दफा पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इसी बुक से मैंने ये स्क्रीनशॉट्स ली। एक चीज आपने लाजमी तौर पे देख लेनी है कल एग्जाम के लिए जाने से पहले, वो ये चीज, ये जो आपकी बुक का इंडेक्स होता है ना, इसको आपने लाजमी देखना है कि कौन सा चैप्टर किस राइटर का लिखा हुआ है, या कौन सी नज्म किस राइटर की लिखी हुई है, ये आपने लाजमी तौर पे देखना है। क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। जरा गौर करना, कई सारे एमसीक्यूज ऐसे आए कि कौन सा चैप्टर किस राइटर का है, ये किस राइटर का कौन सा है। तकरीबन अगर आप ये चार्ट कर लो तो एक उम्मीद है तकरीबन 8 से 10 एमसीक्यूज आपके सिर्फ इसी से निकले। देखो, मजबूरियां किस किताब से माखूज है, परवाज से। मजबूरियां किसका मजमून है, शफीक उर रहमान, अगेन ये भी उसी से आ गया। और ये सारे जो हैं, ये अब तक ये जो आ रहे हैं, ये सारे हमारे जो लिटरेचर है, लिटरेचर के हैं ये सारे। इन्होंने मरासले को मकालमा बना दिया, मिर्जा गालिब, ये एक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पढ़ दी। इनको खुतूत निगारी का बानी कहते हैं, गालिब को। खुतूत की जब बात आएगी तो गालिब उसका जवाब होगा। गालिब के खुतूत मुरतब किए, यानी किसने बनाए, वो उनका नाम है। गालिब के खुतूत किताब से माखिज है, कौन सी किताब से हैं, ये गालिब के खुतूत किताब से हैं, और फिर उसी राइटर का नाम है, मुरतब करदा। और हमारे पास ये सारे अब तक जितने भी आ रहे हैं, ये सारे हिस्सा नसर के हैं। यहाँ से हमारे पास हिस्सा नज़म का आगाज। 11वीं किताब में हमद जो है, उसके शायर का नाम तो माहिरुल कादरी है। इसी तरह कारवान हिजाज, और ये सब इन्हीं की किताब, इन्हीं की यानी तो राइटर है, इसी की, इनके सारे के राइटर यही हैं। इसी तरह हमद कहाँ से माखूज है, किससे माखूज है, किस किताब से माखूज है, उसका नाम मौजूद है, जिक्र जमील। और अब नात के बारे में, इकबाल अजीम साहब की नात है ये। और मशरकी बंगाल में उर्दू, ये किताब का नाम है, किसकी है, इकबाल अजीम साहब की है। फिर इनकी कुछ किताबों के नाम भी हैं। कुल मिला के बेटे, ये जो जितना भी लिखा हुआ है, आपने इन सारे एमसीक्यूज को कम से कम एक बार जरूर पढ़ ले। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना हो इस वजह से इन सारे एमसीक्यूज को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई ऐसा है जिसके पास ये एमसीक्यूज नहीं है तो वो मुझसे ले सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। वो मुझसे ये एमसीक्यूज ले और इन एमसीक्यूज को एक मरतबा लाजमी पढ़ के जाए, क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आपके 40 में से कम से कम भी 35 एमसीक्यूज इससे निकल आए। तो इनको शायर मशरिक कहा जाता है। ये तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं। एहसान दानिश हमारे कोर्स में शामिल है। एहसान दानिश की नज़म कौन सी है, शायर मजदूर कहते हैं एहसान दानिश को। ये सारे एमसीक्यूज कम से कम दो दो बार जरूर पढ़ लें। मैं इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ कि अगर मुझे और भी कोई जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट नजर आए तो वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूं। जैसे जोश मली आबादी का लकब है शायर शबाब और इनकलाब, ये इनका लकब है। और यहाँ पे फिर यही पूछ लिया, शायर इनकलाब और शबाब किस शायर को कहते हैं, तो जोश मली आबादी को कहते हैं। ये कुछ अच्छा। रुबाई में मिसरों की तादाद होती है 4। इसी तरह आपसे पूछ लिया मुखम्मस में कितने होते हैं, तो 5। मुसद्दस में कितने होते हैं, तो 6। और और कोई मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट लग तो नहीं रहा, लेकिन आपने ये सारे देख लेने एक बार। गजल किस जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है। उर्दू के पहले सूफी शायर ख्वाजा मीर दर्द। मीर दर्द की वजह शोहरत, सूफियाना कलाम। उर्दू शायरी का खुदा या खुदा सुखन किसे कहते हैं, मीर तकी मीर को कहते हैं। उर्दू के किस शायर को गजल का शहनशाह कहते हैं, मीर तकी मीर को। खुदा सुखन किसे कहते हैं, मीर तकी मीर को। शहनशाह गजल किसको कहते हैं, ये भी मीर तकी मीर को कहते हैं। ये वाले जो एंड वाले हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। फलसफी शायर गालिब को कहते हैं, ये वाले अक्सर आप फाइफर में भी देखोगे ये आए थे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूँ, ये वाला एमसीक्यू नंबर 222। इसके दीवान को हिंदुस्तान की इल्हामी किताब कहा जाता है, किस शायर की, तो गालिब है। गालिब की शायरी की किताब को हिंदुस्तान में इल्हामी किताब यानी आसमानी किताब का दर्जा भी हासिल था एक वक्त। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की वजह शोहरत, फलसफियाना शायरी।
حسرت موہانی کا اصل نام سید فیض الحسن. مسیحائے غزل کسے کہتے ہیں؟ حسرت موہانی کو. حسرت موہانی کا لقب مسیحائے غزل پھر ریپیٹ ہو رہا ہے. رئیس المتغزلین کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی حسرت موہانی کو ہی کہتے ہیں. یہ جو شاعروں کے جو لقب وغیرہ ہے نا، یہ ضرور لازمی طور پہ دیکھ لیں، کیونکہ یہی والے اکثر وہ پوچھتا ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ بھٹ شاہ سے. غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. یہ ہماری کلاسز میں بھی بات ہوئی ہے. پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اگر مطلع 2 بار ریپیٹ ہو جائے تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا بلر ہو گیا. 5 مصرے ہوں گے تو اسے مخمس کہتے ہیں. ابھی میں نے اوپر بتایا تھا 6 مصرے ہوں گے تو مسدس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے گی تو ہم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی تو نعت کہتے ہیں. اگر دعا ہوگی تو مناجات کہتے ہیں. مرنے والے کا ذکر یا کوئی غم کی داستان ہوگی تو اسے مرثیہ کہا جاتا ہے. اور جس نظم میں قصیدہ یا کسی کی تعریف کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنے کو. اور بزرگان دین کی تعریف ہوگی تو منقبت کہلائے گی. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اوپر آ گیا پھر ریپیٹ ہو رہا ہے. آخری شعر کو مطلع کہتے ہیں. یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ والے 1 2 ریپیٹ ہو. کسی شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارتاً بات ہوگی تو تلمی کہلائے گا. کسی چیز سے کسی چیز کو مشابہت یعنی کمپیریزن کیا جائے گا تو تشبیہ کہلائے گا. استعارہ کے معنی ادھار لینا، یعنی کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرتے ہوئے ہم اس کے تھرو بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو استعارہ کہتے ہیں. ایک ہی شعر میں 2 اپوزٹ باتیں ہوں گی تو اسے تضاد کہا جاتا ہے. کسی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کو مبالغہ کہا جاتا ہے. اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے. اردو کے معنی لشکر کے ہیں. ہم صورت ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں. قافیہ یعنی یہ ہم آواز ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے. اور جو اینڈ میں سیم ورڈ لکھے ہوتے ہیں، جو بھی ہم نے چارٹ بنایا تھا لکھے تھے، وہ ردیف کہلاتے ہیں. چلیں جی، میرا خیال ہے کہ اچھی خاصی ہماری بات ہو چکی ہے یہاں تک. اور تقریباً یہ کوئی 40 منٹ کی ویڈیو بن چکی جو کہ اچھی خاصی طویل. اس وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو اور زیادہ ڈیٹیلڈ نہیں کیا، ورنہ آپ لوگوں کے لیے دیکھنا تھوڑا سا پرابلم. تو میں امید کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اگر پھر بھی کسی چیز میں پرابلم ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں اپنا نمبر بھی لکھ دیتا ہوں. واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ اس چیز کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. چلیں جی، آج کے لیے اجازت. اللہ حافظ.